नमस्कार और साइंस विला क्लासेस में सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाना हम खाते हैं और हाँ, जिस फोन पर ये सब देख रहे हैं, ये सब आता कहाँ से है? ये सब संसाधन हैं और आज हम इसी मजेदार चैप्टर संसाधन और विकास को एकदम आसान बनाने वाले हैं, जो बोर्ड्स 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस चैप्टर का पूरा सफर हम इन 5 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये संसाधन होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि विकास की वजह से क्या-क्या दिक्कतें आती है। उसके बाद हम भारत के 2 सबसे जरूरी संसाधनों यानी जमीन और मिट्टी पर खास ध्यान देंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। तो फिर तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये संसाधन या रिसोर्स आखिर है क्या? क्या हवा एक रिसोर्स है? क्या हमारी किताबें एक रिसोर्स हैं? चलिए इसकी सही परिभाषा को समझते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर सकती है वो एक संसाधन है। लेकिन इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास उसे निकालने या इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। जैसे जमीन के नीचे तेल तो है, पर अगर उसे निकालने की मशीन ही नहीं तो वो हमारे लिए बेकार है। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी उसे निकालने का खर्च उसकी कीमत से कम होना चाहिए। और तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तभी कोई चीज एक रिसोर्स बनती है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये मत सोचिएगा कि संसाधन हमें प्रकृति से मुफ्त में मिले हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हम इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति को बदलते हैं और फिर स्कूल, फैक्ट्री जैसी संस्थाएं बनाकर अपना आर्थिक विकास करते हैं। तो असल में हम इंसानी हैं जो प्रकृति की चीजों को एक कीमती रिसोर्स में बदल देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि संसाधनों को हम किन किन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला आधार है उत्पत्ति, ओरिजिन। इसमें आते हैं जैविक, बायोटिक, यानी जिनमें जान हो, जैसे पेड़ पौधे और जानवर। और दूसरे हैं अजैविक, एबायोटिक, यानी बेजान चीजें, जैसे चट्टानें और धातु। दूसरा आधार है समाप्यता, एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो खत्म होंगे या नहीं। एक होते हैं नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। और दूसरे हैं अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए, जैसे कोयला और पेट्रोल, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व, ओनरशिप के आधार पर रिसोर्स हो सकते हैं। हमारा अपना घर यानी इंडिविजुअल, गांव का तालाब यानी कम्युनिटी, देश की नदियां यानी नेशनल, या फिर खुला समंदर यानी इंटरनेशनल। और फिर विकास, डेवलपमेंट के स्तर पर आते हैं। संभावी, पोटेंशियल, जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा, जिसका इस्तेमाल हम अभी पूरी तरह नहीं कर रहे हैं। विकसित, डेवलप्ड, जैसे कोयला, जिसका हम खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। भंडार, स्टॉक, जैसे पानी में हाइड्रोजन, जो ऊर्जा दे सकता है पर हमारे पास सही तकनीक नहीं है। और आखिर में संचित कोष, रिजर्व्स, जैसे बांधों में जमा पानी, जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखा गया है। तो अब हम ये तो समझ गए कि संसाधन क्या हैं, लेकिन जब हम इन संसाधनों का इस्तेमाल करके विकास करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ये एक पहेली जैसा है। हमें तरक्की तो चाहिए, पर हम उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं? चलिए देखते हैं। जब हम बिना सोचे समझे संसाधनों को खर्च करते हैं तो 3 बड़े संकट पैदा होते हैं। सबसे पहली और बड़ी दिक्कत है रिसोर्सेज का खत्म होना। कुछ लोगों के लालच की वजह से धरती के संसाधन बहुत तेजी से घट रहे हैं। दूसरा, समाज में बंटवारा। संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में आ जाते हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट जाता है। और तीसरा, पर्यावरण का संकट। हमारे ग्रह का पूरा संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी खतरनाक समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो फिर इन सब का हल क्या है? हल है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एक ही सीधा साधा नियम है, आज तरक्की ऐसे करो कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये बिल्कुल आज और कल के बीच एक सही बैलेंस बनाने जैसा है। वैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी 1968 में क्लब ऑफ रोम से शुरू हुई थी, लेकिन असली तेजी तब आई जब 1987 की ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने इसे पहली बार ठीक से दुनिया के सामने रखा।
और 1992 का रियो अर्थ समिट तो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने इसे ग्लोबल मिशन बना दिया। उसी रियो समिट में एजेंडा 21 साइन किया गया था। अब ये क्या था? ये असल में दुनिया के देशों के लिए एक एक्शन प्लान था, जिसका एक ही मिशन था, सब मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे और गरीबी और बीमारियों से लड़ेंगे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सपना सच हो सके। तो दुनिया भर में तो प्लानिंग हो रही है, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, ये हमारे देश के सर्वाइवल और तरक्की दोनों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए इसे समझते हैं। भारत में रिसोर्स प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ झारखंड जैसे राज्य हैं, जहां कोयला और खनिज भरे पड़े हैं, पर दूसरे विकास की कमी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान है, जहां धूप और हवा की तो कोई कमी नहीं, पर पानी की बहुत कमी है। बस इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए एक स्मार्ट प्लान की जरूरत पड़ती है। भारत में रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 इन्वेंट्री, यानी देश के कोने कोने में कौन से संसाधन हैं, उनकी पहचान करके एक लिस्ट बनाना। स्टेप 2 प्लानिंग, मतलब सही टेक्नोलॉजी और टीम के साथ एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। और स्टेप 3 इंटीग्रेशन, यानी इस रिसोर्स प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ना। महात्मा गांधी ने इस बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। उनका संदेश साफ था कि असली समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि इंसान का लालच और प्रकृति का शोषण करने वाली हमारी टेक्नोलॉजी है। चलिए अब बात करते हैं उस रिसोर्स की जिस पर हम सब रहते हैं, खेती करते हैं और अपने घर बनाते हैं, यानी भूमि। ये सबसे जरूरी रिसोर्सेज में से एक है, लेकिन ये लिमिटेड भी है। ये डोनट चार्ट भारत की जमीन के बंटवारे को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। लगभग 43% हिस्सा मैदान है, जो हमारी खेती और इंडस्ट्री की रीढ़ है। 30% पहाड़ हैं, जहां से हमारी ज्यादातर नदियां निकलती हैं, और बाकी 27% पठार हैं, जो मिनरल्स यानी खनिजों का खजाना है। ये विविधता ही भारत की असली ताकत है। लेकिन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, हम अपनी इस कीमती जमीन का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं। आज भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन खराब हो चुकी है, और इसके गुनहगार हम ही हैं। जंगलों की कटाई, जानवरों से जरूरत से ज्यादा चराई, माइनिंग और बहुत ज्यादा सिंचाई, जो जमीन को धीरे धीरे बंजर बना रही है। जमीन की जो सबसे ऊपरी परत होती है, यानी मिट्टी, वो सिर्फ धूल नहीं है। ये एक जीता जागता सिस्टम है, एक ऐसा जरूरी रिन्यूएबल रिसोर्स जो पूरी धरती पर जीवन को सपोर्ट करता है। भारत में अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है, और हर एक की अपनी खासियत है। जैसे उत्तर भारत में जलोढ़ यानी अलुवियल मिट्टी है, जो बहुत उपजाऊ होती है। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए बेस्ट है, इसीलिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसी तरह लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और वन मिट्टी भी पाई जाती है। लेकिन मिट्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है मृदा अपरदन या सोइल इरोजन। इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत का हवा या पानी के साथ बह जाना। ये कुदरती तौर पर भी होता है, लेकिन हमारी हरकतें, जैसे अंधाधुंध जंगल काटना और खेती के गलत तरीके, इसे कई गुना तेज कर देते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। इसके लिए कुछ स्मार्ट तरीके हैं, जैसे कंटोर प्लॉइंग, सीढ़ीदार खेती जो पहाड़ों पर की जाती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाना, और शेल्टर बेल्ट्स, खेत के चारों ओर पेड़ लगाना ताकि हवा की रफ्तार कम हो जाए। तो किसी भी चीज को बचाने की शुरुआत जागरूकता से होती है। अब जब ये पूरा चैप्टर समझ आ गया है, तो 1 मिनट रुककर सोचिए, आपके आसपास ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसे बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? पानी, पेड़ या फिर साफ हवा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साइंस विला क्लासेस पर हम ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।